ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये समझो कि ये टॉपिक इतना खास क्यों है ना। तो स्प्रिंग का टॉपिक बहुत खास है, क्योंकि तुम जरा ध्यान से देखोगे तो स्प्रिंग आपके चारों जगह पे छाया हुआ है। कहीं ऐसा बता दो जहां स्प्रिंग आपके काम नहीं आता है, हर जगह काम आता है। याद करो, है ना, याद करो। अगर सोचो, अगर आपके साइकिल में सॉकर नहीं हो तो कैसा महसूस होगा, आपके गाड़ी में सॉकर नहीं हो कैसा महसूस होगा, है ना। एरोप्लेन में स्प्रिंग ना हो तो लैंडिंग के समय आपको कितना जबरदस्त झटका लगेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर। मतलब स्प्रिंग एक ऐसा, मतलब गजब का कह सकते हो। बहुत छोटा और बहुत सिंपल तो लगता है, लेकिन स्प्रिंग एक इतना गजब का डिवाइस आप कह सकते हो, इतना गजब का छोटा सा चीज है, पिद्दा सा चीज है, जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल देता है। आप इतना एग्जाम्पल से समझो ना, आपके जिस पेन में स्प्रिंग है वो पेन कैसा होता है, और बिना स्प्रिंग का वही पेन, उतना बड़ा सा पेन, छोटा सा स्प्रिंग हटा दो, वही पेन देखना टिप टॉप करने में आपको अजीब महसूस होता है। तो सवाल ये होता है कि स्प्रिंग जो है ना, मतलब हर गेम को बड़ा यूनिक बना देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्प्रिंग। क्लियर। और इतना ही नहीं, अगर आप स्प्रिंग के कंसेप्ट को अच्छे से फील करते हो, जरा ध्यान से सुनेंगे, अगर आप स्प्रिंग के कंसेप्ट को अच्छे से फील करते हो तो मैं गारंटी बताता हूं आपको एक और कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आएगा, और वो है एटॉमिक लेवल के चीजों को समझने में। क्योंकि स्प्रिंग का ही जो फोर्स है, स्प्रिंग का ही जो बिहेवियर है, वही बिहेवियर एटम के बीच में बॉन्डिंग के समय दिखता है। अगर आपने पढ़ा होगा दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो आपने उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या पढ़ा है, सबको याद आ रहा होगा। उसमें पढ़ा ये होगा आपने कि दो एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग जैसा बिहेवियर शो करता है। मतलब एक बात होता है कि अगर आप स्प्रिंग के बिहेवियर को समझ जाते हो, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। अगर आप स्प्रिंग के बिहेवियर को समझ जाते हो तो आपका जिंदगी आसान तो होगा ही, जो दिखता है वो भी आसान होगा, और जो नहीं दिख रहा है एटॉमिक लेवल पे उसको भी समझने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है। इसलिए मेरा एक पर्सनल सजेशन सबके लिए है कि स्प्रिंग के टॉपिक को थोड़ा सा दिल से पढ़ो। ठीक है। सो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है। तो यहां तक तो मैंने आपको स्प्रिंग का इंट्रो में बता दिया कि स्प्रिंग हमारे लिए क्यों खास है। अब सवाल उठता है कि सर मार्केट में बहुत तरह के स्प्रिंग आते हैं, है ना। तो पहले हम लोग स्प्रिंग को एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर हम लोग पूरी कहानी को समझेंगे। अगर आप किसी भी स्प्रिंग को उठाओ, जैसे मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, जरा फील करो, देखो ये मेरे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, स्प्रिंग के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। देखो बहुत तरह तरह के स्प्रिंग मार्केट में है, ये भी एक स्प्रिंग है, ये भी एक स्प्रिंग है, एक और स्प्रिंग है। ठीक है। और मेरे पास एक और स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं थोड़ा सा ज्यादा दिलो जान से चाहता हूं, ये स्प्रिंग ज्यादा इजिली ऑपरेट होता है, अभी ये फंसा हुआ है, तो ये भी एक स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि स्प्रिंग एक दूसरे से अलग कैसे हैं। आज के इस कहानी में हम लोग ये सब चीजें भी देखेंगे, और प्लस स्प्रिंग क्यों खास है ये भी चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करते हैं। क्लियर। देखो एक बात तो आप समझ जाओ, एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स है जो रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जरा ध्यान से सुनना, लिखना मत। ठीक है। देखो यहाँ पे तीन नाम होते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्प्रिंग फोर्स, अप्लाइड फोर्स सब बराबर होते हैं। नहीं नहीं, ये सब कंफ्यूजन है। सो आज इन सारे चीजों को एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप समझो, एक होता है रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे फोर्स जो रिस्टोर करना चाहते हैं उन फोर्सेस को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। एक फोर्स क्या होता है, डैम्पिंग फोर्स, मतलब जो डैम्प करना चाहता है, या आप ऐसा कर सकते हो जो हुलिया बिगाड़ना चाहता है। वैसा फोर्स जो किसी चीज का शकल सूरत बिगाड़ना चाहता है। क्लियर। तो वो भी एक अप्लाइड फोर्स है। क्लियर। जरा ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे दो फोर्सेस के बारे में कहानी आएगी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, अगर आप इस स्प्रिंग को देखो तो ये स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ है ना। हर स्प्रिंग की अपनी एक नेचुरल लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ कहने का मतलब क्या हुआ, तो नेचुरल लेंथ कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप स्प्रिंग में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तो स्प्रिंग का लेंथ क्या है। सो दिस इज द नेचुरल लेंथ। आप इसको स्केल से मेजर कर सकते हो, है ना। किसी भी स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ आप स्केल से बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो। ठीक है। आप स्केल लो, यहां रखो 0 पॉइंट और यहां रख दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या है। अच्छा, अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुना। अगर मैं चाहता हूं कि इस स्प्रिंग का हुलिया बिगड़ जाए, इस स्प्रिंग के लेंथ में चेंजेस आए, तो बताओ मुझे क्या करने की जरूरत है, कोई मुझे बता सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि इस स्प्रिंग के लेंथ में चेंज आए, मैं इसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मैं जो डैम्पिंग फोर्स बोल रहा था वो बेसिकली डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्लियर। ठीक है। हाँ तो बिल्कुल 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 क्लियर, अच्छे से समझना आप।
तो मैंने जो डैम्पिंग बोला था, डैम्प कहने का मतलब बिगाड़ना, वही मैं उसी तरह से रिलेट कर रहा था। तो इसको दो अलग अलग नहीं समझेंगे। डैम्पिंग फिजिक्स में कुछ और तरीके से इंडिकेट होता है, ठीक है। तो उसको डिफॉर्मिंग फोर्स के लिए डिफॉर्म करना चाह रहा था। क्लियर? तो अब जरा सोचो, तो पहले इस स्प्रिंग को क्या करने की जरूरत है? मुझे एक फोर्स लगाने की जरूरत है। जरा ध्यान से सुनिए। अरे मुझे इस स्प्रिंग में क्या लगाने की जरूरत है? एक फोर्स। तो जब आप स्प्रिंग में फोर्स लगाओगे तो उस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। वैसा फोर्स जो किसी चीज का हुलिया बिगाड़ना चाहता है, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर? स्प्रिंग को लेके एक और बड़ी फेमस कहानी है। स्प्रिंग का जो थ्योरी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि न्यूटन और हुक्स दोनों ने मिलकर डेवलप किया था, जिसको थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी में आप डिस्कस कर सकते हो या पढ़ सकते हो। क्लियर? तो वहां पे भी इसका, अब तुम्हें मैं बताऊंगा, इसमें एक बड़ा फेमस लॉ भी है, इस पे एक बहुत अच्छी कहानी भी है। तो हम लोग हर कहानी को डिटेल से डिस्कस करेंगे इस स्प्रिंग के सीरीज में। उस कहानी को भी कहीं ना कहीं जरूर लाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अब आते हैं वापस। तो जरा ध्यान से सुनो। अगर आप इस स्प्रिंग को देखोगे तो इस स्प्रिंग का अगर आप लेंथ चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि इस स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो, तो आपको क्या करने की जरूरत है? एक फोर्स लगाने की जरूरत है। आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जरा ध्यान से सुनिए, आपने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसी को हम कोई भी भाषा में डिफॉर्मिंग फोर्स कह सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कुछ भी एक्सटर्नल फोर्स आप लगा सकते हो, mg से कंप्रेस कर सकते हो, कोई भी तरीके से एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। बस मैं ये कह सकता हूं कि वो फोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको डिफॉर्म करना चाहता है। तो जरा ध्यान से सोचो या जरा ध्यान से सुनो। अगर तुम जरा देखोगे तो जब तुम कोई अप्लाइड फोर्स लगाओगे, ये स्प्रिंग का लेंथ में चेंज आता है, मतलब स्प्रिंग डिफॉर्म्ड होता है, कॉम्प्रेस होता है। देखो, अगर ये फिक्स करता हूं और मैं इधर से फोर्स लगाता हूं, तो देखो स्प्रिंग का लेंथ में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा अप्लाइड फोर्स क्या करा, जरा ध्यान से सुनो, मेरे अप्लाइड फोर्स के कारण, ठीक है, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूं। या मेरे अप्लाइड फोर्स के कारण स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है। तो जब कोई फोर्स लगाते हो, आप जरा फील करना, तो जब आप फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग का लेंथ में चेंज होता है। अब बेटा स्प्रिंग के एटम को यह बात थोड़ा सा जमता नहीं है। तो स्प्रिंग क्या चाहता है? तो स्प्रिंग की अपनी एक टेंडेंसी होती है, वो स्प्रिंग को आप जब तक कंप्रेस करके रखना चाहते हो तब तक तो वो है, लेकिन जैसे ही आप अपना फोर्स हटाते हो, जरा फील करना, जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स हटाते हो, ये स्प्रिंग क्या होता है? एक्सटेंड होता है कि नहीं? मतलब स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन पे वापस आना चाहता है। स्प्रिंग चाहता है, क्लियर, स्प्रिंग चाहता है कि वो अपने लेंथ में आए। ये सबको समझ में आ रहा है ना? तो जरा सोचो, स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ को अटेन करने के लिए, अपने नेचुरल लेंथ में वापस जाने के लिए एक फोर्स लगाता है। क्लियर? और उसी फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। वैसा फोर्स जो अपने आप को रिस्टोर करने के लिए स्प्रिंग लगा रहा है, दैट इज सेड टू बी रिस्टोरिंग फोर्स। क्या ये बातें सबको फील आ गई? तो अच्छा, मुझे एक लॉजिक से बताइए, जरा फील कीजिएगा। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? पहला बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिफॉर्मेशन पे या अप्लाइड फोर्स पे? पहला बेसिक सवाल। रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डिफॉर्मेशन पे या अप्लाइड फोर्स पे? मेरा सवाल सबको समझ में आ गया? मान लीजिए अगर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, तो बताइए किस पे डिपेंड करता है? अप्लाइड फोर्स पे या फिर, जरा फील करेंगे, अप्लाइड फोर्स पे या डिफॉर्मेशन पे? ये किस पे डिपेंड होता है? तो कुछ लोग सोचते हैं, बताइए, तो देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर है। बिल्कुल नहीं, अरे ऐसा है ही नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स का अप्लाइड फोर्स से कोई मतलब नहीं है। जरा ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत होना। तो फिर बोलोगे सर किताबों में तो यही दिया रहता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ना 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 ना, ये एक सिचुएशन में वैलिड है। ये पूरे मुंडी का सिर्फ एक बाल है, याद रखना, पूरे मुंडी का सिर्फ एक केस है। क्या ये बात समझ में आई? तो सवाल उठता है कि सर अगर रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता तो फिर होता क्या है? इस कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो, जब आप फोर्स लगाते हो किसी भी चीज पे, जरा फील करना, तो उस फोर्स के कारण क्या होता है? उस फोर्स के कारण क्या होता है? बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है। समझो, और डिफॉर्मेशन को आप फिजिक्स के भाषा में स्ट्रेन कह सकते हो। अगर किसी भी तरह से बॉडी में चेंज आता है, स्ट्रेन, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन होता है। और याद रखना, ये डिफॉर्मेशन के कारण ही रिस्टोरिंग फोर्स आता है। क्लियर? तो जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा, और जब डिफॉर्मेशन होगा तब रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। जरा फील कीजिए कि आपका मान लीजिए, अच्छा पहले कौन आ सकता है? पहले ये बताइए, पहले डिफॉर्मेशन आ सकता है या पहले रिस्टोरिंग फोर्स आएगा? फटाक से बताइए, पहले कौन आएगा? पहले डिफॉर्मेशन या पहले रिस्टोरिंग फोर्स? फटाक से बताइए। तो पहले डिफॉर्मेशन आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स पहले आ ही नहीं सकता।
रिस्टोरिंग फोर्स कब आएगा? अरे तुम ही सोचो, आपको दर्द कब महसूस होता है? जब चोट लगेगा। तो चोट लगना क्या हुआ? कारण हो गया। चोट लगने से क्या होगा? मान लो किसी ने आप पे एक भुजाली चला दिया, तो क्या हो गया? अप्लाइड फोर्स। उस अप्लाइड फोर्स के कारण क्या हुआ? आपका मुंडी कट गया। एक बात समझाते हैं, अगर मान लो अप्लाइड फोर्स के कारण मुंडी कटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कटा, बेटा ज्यादा कट जाएगा तो आप फील क्या करोगे? तो अगर अप्लाइड फोर्स के कारण थोड़ी सी मुंडी कट गई, जरा फील करना, तो आपके बॉडी में चेंजेस आ गया, डिफॉर्मेशन हो गया। अब उस डिफॉर्मेशन के कारण जो दर्द महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहले बेटा, अच्छा कभी ऐसा होता है कि इंसान का पैर टूटने से पहले दर्द शुरू हो जाता है? आज सुबह से ही पैर में दर्द है बेटा, गजब दर्द हो रहा है, मतलब आज समझ में आ जाएगा कि पैर टूटने वाला है। ऐसा कभी नहीं होता। जो मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान दीजिए, मतलब पहले क्या होता है? डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद आता है रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अप्लाइड फोर्स करते हो तो स्प्रिंग का लेंथ चेंज होता है, और स्प्रिंग क्या चाहता है? अपने मीन पोजीशन को वापस, अपने नेचुरल लेंथ में वापस आना चाहता है। भैया हम जैसे थे वैसा होना चाहते हैं। तो उस चक्कर में स्प्रिंग एक अपना फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? सबको ये बात फील आ गई? तो जरा अब बता, यहां तक क्लियर? तो एक बार शॉर्ट में समझा देता हूं। अप्लाइड फोर्स के कारण आता है डिफॉर्मेशन, याद रखना। और डिफॉर्मेशन के कारण क्या आएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। ये बात तो आप गांठ बांध दो, रटना नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपको और फील कराता हूं। अब जरा सोचो, कुछ लोग बोलेंगे सर रिस्टोरिंग फोर्स को थोड़ा और फील कराइए, मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट टेक टेंशन। अब जरा सोचना, रिस्टोरिंग फोर्स को लेकर भी कुछ लोगों के दिमाग में कुछ कुछ घटिया बातें होती है, ठीक है? अब जरा फील करना, इस कहानी में ट्विस्ट आएगा। अगर सोचो ये मेरे पास स्प्रिंग है, और सोचो मैंने फोर्स लगाया, जरा फील करना, फोर्स के कारण क्या हुआ? जरा फील। अगर मान लो इसको मैंने फिक्स रखा हुआ है, इसको फिक्स रखा हुआ है, ये पार्ट को फिक्स रखा हुआ है, और देखो मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो बताओ मैंने अप्लाइड फोर्स इधर लगाया, तो देखो मेरे फोर्स के कारण, जरा फील करना, मेरे फोर्स के कारण ये स्प्रिंग क्या हो रहा है? कॉम्प्रेस हो रहा है। तो बताओ मेरे फोर्स के कारण ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ। तो जरा सोचो, अगर 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 ये स्प्रिंग है और आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया? कॉम्प्रेस हो गया, है ना? ये स्प्रिंग क्या हो गया? कॉम्प्रेस हो गया। तो देखो अगर ये स्प्रिंग एक्स कॉम्प्रेस हुआ, अभी वो सब बाद में बात करेंगे, जरा फील करना। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है, तो ये स्प्रिंग क्या करना चाहेगा? क्या कोई मुझे बता सकता है? ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ है, तो सोचो सोचो सोचो, अगर आपका फोर्स लगा हुआ है तब तक तो ये रुका हुआ है, लेकिन एक सेकंड कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। अगर अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स एक साथ लगते तो क्या होता? मान लो आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते जा रहे हो, जरा ध्यान से सुनो। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते जा रहे हो, स्प्रिंग जाके यहां रुक गया। अरे अगर आप स्प्रिंग पे फोर्स लगाते जा रहे हो और ये स्प्रिंग यहां पे जाके रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ? कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब ये हुआ कि यहां पे अब नेट फोर्स जीरो है। अदरवाइज अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली एक्ट करता और अगर स्प्रिंग कोई फोर्स डेवलप नहीं करता, तो ये पॉइंट तो अंदर की तरफ धंसते चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखो, जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो अगर एक फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग एक लिमिट में जाके रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बातें समझ में आया? मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रहा है, जरा फील करना। तो अगर आपने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, फील करना सारे लोग, अगर आपने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, तो देखो यहां पे स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू हो गया, मैं मानता हूं। अब बताओ स्प्रिंग, तो देखो स्प्रिंग मान लो थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, अभी और कंप्रेस हो रहा है। एक बात तो तय है कि आपका फोर्स अभी भी ज्यादा है, मैं मानता हूं। स्प्रिंग मान लो यहां आके रुक गया, अब स्प्रिंग इसके बाद कंप्रेस नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि अब आपका फोर्स, ठीक है, इस पॉइंट को फर्दर और डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है। मतलब ये पॉइंट अब इक्विलिब्रियम में है। तो जरा फील करो, अगर आपने इधर से 50 लगाया तो कोई तो है जो एक और इस पॉइंट को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है समझ गए होगे? वो फोर्स कौन सा है समझ गए होगे? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वही फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए, वो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और ये वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। क्लियर? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। क्लियर? अब मैं कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो, अब मैं कहता हूं, जरा ध्यान से सुनो, अब मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाए, स्प्रिंग का फर्दर लेंथ में कोई चेंजेस ना आए, उस समय आप कहोगे कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है। यहां पे आप कहोगे अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है। जरा समझने की कोशिश करो।
लेकिन हर बार ये वैलिड नहीं है। जरा सोचो तब क्या होगा, अचानक से आप ये 50 न्यूटन हटा दो। अगर आप अचानक से ये 50 न्यूटन हटा दोगे तो बोलो क्या होगा, क्या? अच्छा सोचो, अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा बराबर होंगे, ऐसा अगर सही होता तो बोलो क्या होता? तो जब तक ये 50 है तब तक ये 50 है, लेकिन जैसे ही ये फोर्स आप हटा दोगे, बताओ ये स्प्रिंग का पॉइंट किधर मूव करना चाहता है? फटाक से बताओ, ये स्प्रिंग का पॉइंट किधर भाग जाता है? सड़क से उधर भाग जाता है। इसका मतलब आपने अपना फोर्स हटाया, लेकिन स्प्रिंग अभी भी अपना फोर्स नहीं हटाया है। तो बताओ स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग इस पॉइंट को आगे की तरफ खिसकाएगा। और बताइए स्प्रिंग अपना फोर्स कब तक नहीं हटाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आया? तो ये स्प्रिंग तब तक अपना फोर्स नहीं हटाएगा जब तक कि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ अटेन ना कर ले। क्या ये बात समझ में आया? तो आप जरा ध्यान से देखो, आप जरा ध्यान से देखना, आपको एक एक चीजें फील आ जाएगा। मतलब स्प्रिंग ने, समझ में आ रहा है ना, फोर्स लगा के फिर से इधर डिस्प्लेस किया। तो देखो स्प्रिंग फोर्स कब तक एक्ट हुआ ये भी समझो। स्प्रिंग फोर्स कब तक एक्ट हुआ? तो बताओ जैसे ही ये यहां पे आ गया, अगर उसके बाद भी स्प्रिंग फोर्स लगता होता तो बोलो क्या होता? ये पॉइंट तो आगे खिसक जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये पॉइंट यहां जाके रुक गया। मतलब स्प्रिंग वाला रिस्टोरिंग फोर्स का मेन मकसद क्या है? वो स्प्रिंग को रिस्टोर कराना चाहता है। वो स्प्रिंग को क्या कराना चाहता है? रिस्टोर कराना चाहता है। मेन मकसद वही है। बस डिफॉर्मेशन देखो, तो पहला बात कि अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। देखो आपने फोर्स तो हटा दिया, लेकिन स्प्रिंग वाली फोर्स अभी भी लग रही है। मतलब अप्लाइड फोर्स से उसका कोई रिश्ता नहीं, नाता नहीं। तो कब तक जिंदा है रिस्टोरिंग फोर्स? कब तक जिंदा है पहले ये समझो। कितना है, क्या है, ये सब तो बात की बात है। रिस्टोरिंग फोर्स कब तक जिंदा है? क्या ये बात सबको समझ में आए? तो जब तक कि ये वाला स्प्रिंग यहां तक ना आ जाए। क्लियर? मतलब कि स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स तब तक एक्ट होता रहेगा जब तक कि स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ ना अटेन कर ले। क्या ये बातें सबको फील आ रही? तो यहां से दो बातें तो हम लोग क्लियर कट समझ सकते हैं कि स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स का अप्लाइड फोर्स से कोई मतलब नहीं है, और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स की जिंदगी तब तक चलती रहेगी जब तक कि, समझ में आ रहा है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ अटेन ना कर ले। क्लियर? यहां तक सबको फील आ गया? क्या यहां तक सबको फील आ गया? क्लियर? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब दूसरा समझिए। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है क्या रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? कोई, एनीबॉडी, कोई मुझे बता सकता है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। किसके अपोजिट? अच्छा बता, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किसके अपोजिट? आज मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कराना चाहता हूं। रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किसके अपोजिट? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट। रितेश, दैट्स नॉट ट्रू। देखो, अच्छा फील करना। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, अगर एक स्प्रिंग है, जरा फील करना। तो सोचो अगर आपने इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया x, तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपने इस स्प्रिंग को इधर की तरफ कंप्रेस किया x, तो बताओ फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ, फटाक से बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस की तरफ या माइनस की तरफ? तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन राइट की तरफ होगा। क्या ये सही है? क्या ये 100% सही है? ना, ये 100% सही नहीं है। ज्यादातर लोग ना इसको थोड़ा सा गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। चलिए मैं फील कराता हूं। पहला बात तो ये समझिए कि रिस्टोरिंग फोर्स नाम है इसका। मतलब बेटा इसको जहां से मौका मिले ये वहां से रिस्टोर कर सकता है। क्लियर? मैं आपको फील कराता हूं, तो फिर तुम बोलोगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे। ना, थोड़ा सा पैसेंस रखना, सब समझ में आ जाएगा। बुक में कहां से रेफरेंस लेता है ये एक समझने वाली बात है। अच्छा एक बात बताओ, जरा फील करना। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इस स्प्रिंग को यहां पे कंप्रेस कर रहा हूं, जरा फील करो, तो जब मैं ये स्प्रिंग को यहां पे कंप्रेस कर रहा हूं, तो बताओ ये स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? फटाक से बताओ, जब ये स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर रहा हूं, ये स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? तो ज्यादातर लोग तो सोचेंगे सर एक्स तो इधर कंप्रेस हो रहा है। अरे ज्यादातर लोग तो सोचेंगे सर एक्स तो इधर कंप्रेस हो रहा है, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है। सच ये नहीं है। फील कराता हूं, देखो तुम लोग कितना गलत सोचते हो ये दिखाता हूं। देखो जब आप इसको कंप्रेस, ये फिक्स है, लेकिन जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो तो पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स दोनों तरफ लग रहे रे। ये स्प्रिंग दोनों तरफ से रिस्टोर होना चाहता है। ये एकदम ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग दोनों तरफ से रिस्टोर होना चाहता है। फील करना,
अभी मैं पुल करा के, अगर सोचो आपने यहां इस साइड को छोड़ा तो इधर भागेगा, और अगर जरा सोचो आपने इस साइड को छोड़ दिया तो ये इधर भागेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? और अगर आपको फील नहीं आएगा तो देखो मेरे दोनों में देखो यहां पे भी स्प्रिंग का फोर्स मुझे महसूस हुआ है, ये सेगमेंट, और यहां पे भी मुझे स्प्रिंग का फोर्स महसूस हुआ है, ये सेगमेंट। क्या ये बातें फील आ गई? मतलब स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाता है, ये पहले क्लियर हो गया। स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाता है, ये समझने की जरूरत है। मतलब जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, जब स्प्रिंग डिफॉर्म्ड होता है, तो स्प्रिंग जब डिफॉर्म्ड होता है तो दोनों तरफ फोर्स लगाता है। क्या कुछ कुछ बुझाता है? समझने की कोशिश करो। क्या पूरी तरह से फील आया? तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ स्प्रिंग एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ऐसा नहीं है। स्प्रिंग दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। बस बेटा मूवमेंट उधर का मुझे दिखता है जिधर स्प्रिंग को मौका मिलता है। अगर आपने स्प्रिंग को इधर की तरफ ओपन एंड दिया हुआ है तो स्प्रिंग इधर की तरफ फैलेगा, और अगर आपने स्प्रिंग को इधर की तरफ ओपन एंड दे दिया तो स्प्रिंग उधर की तरफ फैलेगा। क्लियर? लेकिन हाँ, हम लोग अपना रेफरेंस क्या लेते हैं, ये बात समझो। तो हम लोग अपना रेफरेंस में ये मान के चलते हैं, फील करना, हम लोग अपने रेफरेंस में ये मान के चलते हैं, ये हमारा अपना एक रेफरेंस है कि हमने इधर फिक्स किया तो जब हम स्प्रिंग को इधर कंप्रेस करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? ये हम बोल रहे हैं। तो इसका हर बार ये मतलब नहीं होता कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन ये ठीक है, मैं मानता हूं ये आम बोलचाल में सही है, आम बोलचाल में सही है, लेकिन खास बोलचाल में ये सही 100% नहीं मान सकते। क्या ये बात समझ में आया? तो रिस्टोरिंग फोर्स, तो अगर किसी ने पूछा कि एक्स का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। ये सोचने वाली बात है, ये भी देखने की जरूरत है। ठीक है, ये भी देखने की जरूरत है कि स्प्रिंग को किधर से आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। ऐसे कहिए दोनों तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, ये ज्यादा अच्छा आंसर है। क्लियर? लेकिन हाँ, हम लोग चूंकि इधर से रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं अच्छा जब आप स्प्रिंग को इधर कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं है, जब आप स्प्रिंग को इधर कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग इधर भी लगाएगा और इधर भी लगाएगा। 100% समझ आ गया? मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ अब फिलहाल अभी काम चला के बोल सकते हैं कि जब आपका एक्स निगेटिव होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये हम बोल सकते हैं आम बोलचाल। तो जिस समय आपका एक्स का वैल्यू निगेटिव, रिस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव। लेकिन बेटा याद रखना स्प्रिंग दोनों तरफ फोर्स लगाता है। क्लियर? अच्छा जरा सोचो, अगर आपने इसी स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, फील करना, अगर आपने इसी स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो आपने देखो एक्स क्या किया, इसके नेचुरल लेंथ से आप इसको खींच दिए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आपने इसी स्प्रिंग को इसके नेचुरल लेंथ से आगे की तरफ खींचा, अब बताओ रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पे रेफरेंस के तौर पे, तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव होगा। लेकिन बेटा याद रखना, अगर आप स्प्रिंग को आगे की तरफ खींचते हो, देखो नीचे की तरफ मैंने खींचा, देखो मैंने अगर स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचा तो देखो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर की तरफ भागा। और अगर सोचो मैं नीचे की तरफ खींचा और बेटा ऊपर की तरफ छोड़ा तो देखो स्प्रिंग नीचे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? ये बातें सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो आप कह सकते हो अगर एक्स पॉजिटिव है तो रिस्टोरिंग फोर्स निगेटिव है। आप ये बस इस सिचुएशन के लिए ये बात कह सकते हैं। अच्छे से फील आया? मतलब एक बात तो तय है कि रिस्टोरिंग फोर्स तब तक एक्ट करेगा जब तक कि स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन हो। अप्लाइड फोर्स हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला ये चीजें क्लियर कर लीजिए, अप्लाइड फोर्स का कोई लेना देना नहीं है स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स से। तो बोलोगे सर अप्लाइड फोर्स को रिलेट कैसे करते? अरे बेवकूफ, जब तक अप्लाइड फोर्स लगेगा नहीं तब तक डिफॉर्मेशन आएगा नहीं, और जब तक डिफॉर्मेशन आएगा नहीं तब तक दर्द आएगा नहीं। क्लियर है ना? बातें समझ गए हो? हाँ क्लियर, अच्छे से समझ गया? तो ये सारी चीजें आपको एकदम पूरी तरह से फील आना चाहिए। क्या सबको ये पूरी तरह से फील आ गया ये बात? ईमानदारी से बता। अब अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये उठता है, मैं इतना तो समझ गया सर, इतना तो मैं समझ गया कि डिफॉर्मेशन, और एक चीज याद रखना, ये एक्स कौन सा लेंथ है? तो याद रखना एक्स वो लेंथ है नेचुरल लेंथ के बाद। याद रखना, अगर जरा फील करना ठीक है। अगर मान लो इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर और मैंने इसको कंप्रेस कर दिया 0.8, तो बता एक्स की वैल्यू यहां पे क्या लेंगे? 0.8 या 1? तो एक्स है डिफॉर्म्ड लेंथ, कितना ज्यादा हुलिया में चेंज आया। तो बता एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? 0.8। फिर से समझो, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे? मान लो ये था 1, इसको कंप्रेस करके 0.8 कर दिया, तो बता यहां पे एक्स की वैल्यू क्या लेंगे?
तो x की वैल्यू लेंगे 0.2। x बताता है डिफॉर्म्ड लेंथ, कि बेटा स्प्रिंग का अपने नेचुरल लेंथ से कितना डिफॉर्मेशन आया है, दैट इज द डिफॉर्म्ड लेंथ 0.2। क्लियर? ये नहीं कि बेटा x की वैल्यू 1 ले लिए, x की वैल्यू 0.8, ना ना ना, कितना चेंज है। ये x क्या है? डिफॉर्म्ड लेंथ, ये अपने नेचुरल लेंथ से कितना डिफॉर्म हुआ। क्लियर? समझो, अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर था और मैंने इसको कंप्रेस करके 0.8 किया, तो बेटा ये अपने लेंथ से कितना चला है? तो 0.2। सो दैट इज द डिफॉर्म्ड। क्लियर? तो मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का डिफॉर्म्ड लेंथ के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब साइंटिस्ट के सामने एक चुनौती आ गई कि ठीक है, अगर गहरा रिश्ता है तो हम कैसे पहचानेंगे इस रिश्ते को? क्लियर? हम कैसे समझेंगे इस रिश्ते को कि रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, का एक्स के साथ किस तरह का रिश्ता है? ये तो समझने की जरूरत होगी ना हमें। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट को मैं भी एक्सप्लेन करके आपको दिखा सकता हूं। सो चलिए एक छोटे से सिचुएशन से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो शायद आपको पूरी बातें फील आ जाए। क्लियर? तो देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया मैं बताता हूं आपको, ठीक है। उन्होंने एक स्प्रिंग लिया, फील करेंगे, और स्प्रिंग में उन्होंने क्या किया, एक मास को हैंग किया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट सही में काम करता है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं आपको बतौलाबाजी करके सिर्फ बता रहा हूं, ये सही में 100% काम करता है, ठीक है। और सही में काम करता है। आपको अगर यकीन नहीं आता है ना, मजा आ जाएगा आपको, मैं बताता हूं। अच्छा एक और चीज बताओ, मैं कब बोल सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स? बताओ ये चीजें कब मैं बोल सकता हूं? अरे एक बार पता से बताओ, देखो आपको पूरा फील आ जाएगा। साइंटिस्ट भी कितने चालबाज है। रिस्टोरिंग फोर्स को तो आप मेजर कर नहीं सकते, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो उसके दर्द को आप मेजर कर नहीं सकते। तो बताओ मैं दर्द को मेजर कर नहीं सकता, तो मैं फिर मेजर अप्लाइड फोर्स को तो कर सकता हूं। तो बेटा मैं दर्द को मेजर नहीं कर सकता। अब इस स्प्रिंग को पूछेंगे तुम्हें कितना दर्द महसूस हो रहा है, स्प्रिंग दू झाप मारेगा, बोलेगा बेटा दर्द हमको हो रहा, तुम क्या टेंशन ले लो। तो बिल्कुल सही, हम इसके दर्द को इक्विलिब्रियम में लाकर महसूस करते हैं। जब स्प्रिंग इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, उस समय इसका दर्द और अप्लाइड फोर्स दोनों बराबर हो जाता है ना। हम लोग इसी टेक्निक का फायदा उठाने वाले हैं। तो देखो कुछ लोग बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, वो रियलिटी में अप्लाइड फोर्स नहीं है। अप्लाइड फोर्स एक साधन के तौर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ऐसी वैल्यू है जो मैं बता सकता हूं कि अच्छा मैंने इतना लगाया तो इतना अप्लाइड फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स तो स्प्रिंग बता नहीं सकता, लेकिन मैं बहुत चालबाज हूं, मुझे पता है कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी ज्यादा या कम होता तो मूवमेंट शुरू हो जाता। तो हम लोग इसी चालबाजी का फायदा यहां उठाने वाले हैं। क्लियर? अब जरा समझते हैं कैसे। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, फील करेंगे, और जरा सोचिए कि ये मेरे पास कोई मास है, फील करो, और इस मास को मैंने हैंग कर दिया। तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हमने मेजर कर लिया, और जैसे ही इस मास को मैं यहां पे हैंग करूंगा, बोलो क्या हो, देखो ये स्प्रिंग खिंच गया। तो अब इसका नेचुरल लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया? अरे अब इसके नेचुरल लेंथ में चेंज आया कि नहीं आया? तो देखो इसके नेचुरल लेंथ में जो चेंज आया, अब क्या करूंगा मैं, तो इसके लेंथ में चेंज आया। बेटा पहले नेचुरल लेंथ इतना था, इतना लेंथ बढ़ गया। क्लियर? अब मैं देखो बुद्धि लगाने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे एक मार्कर, फील करना, आप पूरा मजा आ जाएगा आपको। अब आप जरा फील करना, अगर आप इस गेम को अच्छे से देखोगे तो जरा फील करना, अगर मैं एक मार्कर लटकाता हूं मास m का, तो देखते हैं कितना लेंथ बढ़ता है। तो जितना लेंथ बढ़ेगा उसको मेजर करते हैं। तो एक मार्कर लटकाते हैं मास m का, और देखते हैं। तो देखो अगर जैसे ही आपने एक मार्कर लटकाया, अरे इतना आसान नहीं हो रहा है इसको लटकाना, ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हाँ, तो देखो जैसे ही आपने एक मार्कर लटकाया यहाँ पे, फील करो सारे लोग, ठीक है, फील ही करना है बस। कुछ लोग बोले सर लटके तो पहले मार्कर है ना, तब फिर बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो देखो एक मैंने मार्कर यहाँ पे, हाँ देखो अगर मैंने एक मार्कर यहाँ पे लटकाया, फील करो, ज्यादा हौच-पौच नहीं करना है, और तेरी हाँ देख, अगर ये इतना खींचा, बताओ, तो देखो एक मार्कर ने इसको कुछ खींचने की कोशिश की, एक और मैं मार्कर लगाता हूँ सेम मास का। तो देखो साइंटिस्ट कैसे ये ऑब्जर्व किए, एक और मार्कर उन्होंने लगा दिया सेम मास का, और एक मार्कर को लटका दिया, ठीक है। तो बताओ जैसे ही एक मार्कर लटकाएंगे, ये लेंथ चेंज हो रहा है। क्लियर? तो जब ये तुम मार्कर का जैसे नंबर ऑफ मार्कर्स बढ़ाते जाओगे, तो ये लेंथ तो बढ़ता जाएगा। तो जरा सोचो एक मार्कर का मास m था, फील करना, जरा सोचो एक मार्कर का मास m था और स्प्रिंग खींच के हो गया। मान लो, समझाने के लिए बताता हूं, मान लो मार्कर का मास m था और स्प्रिंग कितना खींचा अपने नेचुरल से, वो तो मैं मेजर कर सकता हूं, वो तो मैं मेजर कर सकता हूं। क्लियर? तो स्प्रिंग कितना खींचा, तो मार्कर का मास m था, और मान लो नेचुरल लेंथ, ये डिफॉर्म्ड लेंथ x है।
तो जरा फील करना, मान लो कि ये मैंने स्प्रिंग को एक मार्कर लटकाया यहाँ पे, एक मार्कर, ठीक है, या एक मास लटकाया, और मान लो एक मास का मास m है और ये खींच गया थोड़ा सा 0.1 सेंटीमीटर, समझाने के लिए मैं बताऊं, या मान लो 1 सेंटीमीटर खींच गया तो 1 सेंटीमीटर खींच गया। तो बता, अगर मास m था तो x 1 सेंटीमीटर खींचा, अगर मास को मैंने डबल कर दिया x डबल खींच गया, मार्क्स को मैंने ट्रिपल कर दिया x जो है बेटा ये और थोड़ा सा खींच गया 3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने देखा कि जैसे जैसे हम मास बढ़ा रहे हैं, फील करना, जैसे जैसे हम मास बढ़ा रहे हैं, स्प्रिंग का जो समझ में आ रहा है ना एक्सटेंशन, स्प्रिंग का जो डिफॉर्म लेंथ है वो बढ़ रहा है। क्या ये बातें फील आई? अच्छा बता, मास बढ़ाने का मतलब क्या था? मास बढ़ाने का मतलब था अप्लाइड फोर्स, क्योंकि मास का मतलब mg। तो आप फील करके देखो, मास का मतलब क्या था? फोर्स, है ना, तो mg mg mg। अब जरा आगे सोचो, तो जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, स्प्रिंग की जो डिफॉर्म्ड लेंथ है वो बढ़ती गई। और बताइए ये सारे जो लेंथ मेजर किए गए कब मेजर किए गए? इक्विलिब्रियम में। मतलब ये लेंथ हमने तब मास लगाया और तुरंत मेजर नहीं किए, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया तब मेजर की। हम इस बात को सुनिश्चित करना चाह रहे थे, इस बात को कंफर्म करना चाह रहे थे कि अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर हो जाए। ये नहीं कि बेटा मास लटका है, स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है, ना ना ना, तो वो इक्विलिब्रियम कहाँ है? तो मैंने मास को लटकाया, कुछ देर के बाद मेजर किया, जब पूरा स्प्रिंग शांत हो गया। बोले भैया शांत? हाँ, जब स्प्रिंग शांत हो गया, खींचा हुआ तनाव में था, स्प्रिंग एक्सटेंडेड था, शांत थे, तो मैं समझ गया। तो मैं कह सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स को मैं रिस्टोरिंग फोर्स से बदल सकता हूं। ये मेरा अप्लाइड फोर्स था, लेकिन मैं इसको अब रिस्टोरिंग फोर्स कह सकता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स, जैसे जैसे आपने रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ाया, देखो लेंथ भी स्प्रिंग का चेंज हुआ है। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स जो है कहीं ना कहीं डिफॉर्म लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। जरा ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं डिफॉर्म लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं? देखो आप जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा, देखो आप जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा रहे हो, कंफ्यूज मत होना, रिस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब अप्लाइड फोर्स। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ रहा है, डिफॉर्मिंग लेंथ बढ़ रहा है, और डिफॉर्मिंग लेंथ बढ़ रहा है, और आप देखोगे रिस्टोरिंग फोर्स भी उसी के बराबर है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स का कहीं ना कहीं एक्स के साथ रिश्ता है। और बताइए ये रिश्ते में क्या लगता है? साफ दिख रहा है यहां पे, तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? क्या ये कंफर्म से मैं कह नहीं सकता? तो मैं आगे बुद्धि लगा के कह सकता हूं कि अगर मैं 4 mg लटकाऊंगा तो पक्का ये 4 सेंटीमीटर जाने वाला है, ये पक्का 4 सेंटीमीटर जाने वाला है। क्या ये बातें सबको समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो अब मैंने क्या बोला कि स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो मैं यहां पे तो क्लियर कट कर सकता हूं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कंसेप्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्या ये सारी स्प्रिंग के लिए वैलिड है या कुछ खास स्प्रिंग के लिए? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सारी स्प्रिंग के लिए वैलिड है। तो बोलोगे सर फिर अंतर क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना, अब फील करना। आप इन दोनों स्प्रिंग में अगर मास बढ़ाते जाओगे तो दोनों स्प्रिंग का एक्स में जरूर चेंज आएगा। एक्स का मतलब डिफॉर्मिंग लेंथ में दोनों का चेंज आएगा, लेकिन अंतर क्या होगा? हो सकता है इसका एक्स स्लोली चेंज करे, हो सकता है इसका एक्स तेजी से चेंज करे, लेकिन दोनों प्रोपोर्शनल है। टेंशन मत लेना, फील करना। मान लो मैं आपको फील कराने के लिए बताता हूं, मान लो मैं आपको फील कराने के लिए बताता हूं, आप एकदम आराम से समझोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये आपको समझ में आ गया ना कि रिस्टोरिंग फोर्स को अप्लाइड फोर्स के बराबर कब कहते हैं? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि इसमें कंफ्यूजन है? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया ना? हर बार आप नहीं कह सकते। क्लियर? अच्छा अब जरा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट सुनिए। अगर मान लीजिए आपके पास दो स्प्रिंग है, फील करेंगे, स्प्रिंग 1 और एक स्प्रिंग है स्प्रिंग 2, इन दोनों में मास लटकाते जाइए और हम यहाँ पे एक्सटेंशन देखेंगे एक्स, हम दोनों का एक्स में चेंजेस चेक करेंगे। एक्स में मैंने यहाँ पे मास लटकाना शुरू किया, यहाँ पे x1 इसका स्प्रिंग 1 का और इसका स्प्रिंग 2 का। तो जब मैंने यहाँ पे मास m दिया तो इसमें जो चेंज आया, मान लो मैं कहूंगा 0.1 और इसमें जो चेंज आया मैं कहूंगा 0.01। जब मैंने मास को 2m कर दिया तो इसमें जो चेंज आएगा 0.2, तो इसमें जो चेंज आया 0.02। जब मैंने मास को 3m कर दिया तो इसमें जो चेंज आया 0.3, इसमें जो चेंज आएगा वो होगा 0.03। क्या आपने फील किया मैं क्या कहना चाहता हूं? मतलब यह है कि चाहे कोई भी स्प्रिंग,
कोई भी स्प्रिंग हो, मास बढ़ाओगे उसका डिफॉर्मिंग लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे क्या बातें फील आ रही है? मास बढ़ाओगे डिफॉर्मिंग लेंथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मास साइन करोगे mg बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिफॉर्मिंग लेंथ बढ़ेगा। और हर स्प्रिंग, चाहे आप स्प्रिंग 1 के साथ रिलेट करो तो आप कह सकते हो मास का मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स, एक तरह से इनडायरेक्टली तो आप कह ही सकते हो। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे मास बढ़ रहा है प्रोपोर्शनल है ना, तो आप कह सकते हो कि मास बढ़ा रहे हैं लेंथ बढ़ रहा है। स्प्रिंग 1 के लिए भी वैलिड है और स्प्रिंग 2 के लिए भी ये वैलिड है। तो ये वैलिड हर स्प्रिंग के लिए है। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, हर स्प्रिंग के लिए वैलिड है। तो फिर सवाल उठता है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि हम कौन सी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, हम स्प्रिंग 1 की बात कर रहे हैं या स्प्रिंग 2 की, ये कैसे पहचानेंगे? तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा के एक नया वर्ड हम लोग जोड़ते हैं जो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। क्लियर? हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। क्या ये बात समझ में आया? और इसी प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक नया कांस्टेंट हम लोग जोड़ते हैं। क्लियर? तो आप अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के एक नया कांस्टेंट जोड़ोगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। ये के क्या है, ये फील करने वाली बात है। तो ये के है स्टीफनेस फैक्टर। ये हर स्प्रिंग का के, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कुछ लोग कहते हैं, ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। क्लियर? और यही के बताएगा कि किसका ज्यादा तेजी से चेंजेस आएगा या किसका कम तेजी से चेंजेस आएगा। क्लियर? फील नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का ये समझ में आ गया? सर x1 x2 का वैल्यू अलग क्यों लिखे हैं? अरे ये x1 और x2, हाँ अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक ने पूछा सर ये दो अलग अलग वैल्यू क्या बताते हैं? अच्छा तुम ही सोचो, किस रहे, थिंक करो। अच्छा एक बात बताओ, सेम मास दो अलग अलग स्प्रिंग में लटकाएंगे तो क्या दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा कि अलग अलग होगा? फटाक से बताओ किसने। सेम मास दो अलग अलग स्प्रिंग में लटकाएंगे, दोनों का अलग होगा। तो ये एक अलग स्प्रिंग का लेंथ है, एक्सटेंडेड लेंथ, और ये एक अलग स्प्रिंग का एक्सटेंडेड लेंथ है। मतलब ये वाला स्प्रिंग ज्यादा फैल रहा है, ज्यादा तेजी से डिफॉर्म हो रहा है, और ये वाला स्प्रिंग उतने तेजी से डिफॉर्म नहीं हो रहा है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? मतलब डिफॉर्मेशन तो सब में होना है, प्रोपोर्शनैलिटी सब में फॉलो होना है, लेकिन कौन तेजी से और कौन स्लोली। मान लो अगर मैं अभी गाली देता हूं तो सारे बच्चे गुस्से में आएंगे, सबका गुस्सा बढ़ेगा। मैं मानता हूं सबको अगर गाली गलौज करने लगूं तो सबका गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कोई बच्चा का बहुत तेजी से गुस्सा बढ़ेगा, फटाफट गुस्सा बढ़ेगा, है ना, और कोई बच्चा का स्लोली गुस्सा बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो बेटा अगर आप स्प्रिंग लेते हो, जरा फील करो, आप मान लो इस स्प्रिंग को लेते हो, इस स्प्रिंग को लेते हो, तो बताओ अगर इसमें आप मास बढ़ाते जाओगे तो क्या इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फटाक से बताओ, इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कमेंट करो। क्या आप इसमें मास बढ़ाओगे तो इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। अच्छा इसमें मास बढ़ाओगे तो क्या इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा? क्या इसका लेंथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। लेकिन लॉजिक से बताओ किसका लेंथ तेजी से बढ़ेगा? बताओ किसका लेंथ तेजी से बढ़ेगा? समझ में आ रहा है ना? पहले वाले का लेंथ तेजी से बढ़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला पहले वाले स्प्रिंग के बारे में हो रही है बात, और ये वाला सेकेंड वाले स्प्रिंग के बारे में हो रही है बात। क्या ये बातें पूरी तरह से फील आ गई? तो हर स्प्रिंग प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो तो जरूर कहता है। मतलब ये फॉर्मूला क्या है समझे? तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल स्प्रिंग अवेलेबल इन द मार्केट। ये फॉर्मूला बेटा हवाई जहाज में लगने वाला स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है। ये वाला फॉर्मूला आपके पेन में लगने वाला स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है। समझ में आ रहा है? और ये फॉर्मूला सॉकर, आपके बाइक में लगने वाले सॉकर जो स्प्रिंग है उसके लिए भी वैलिड है। समझो बात को? तो फिर सवाल उठा कि सर अगर ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला हर स्प्रिंग के लिए, बिल्कुल ट्रेन वाले स्प्रिंग के लिए भी ये उतने ही वैलिड है। मतलब ये फॉर्मूला हर स्प्रिंग के लिए वैलिड है। अब ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में जो चक्के में जो स्प्रिंग लगा होता है, तो ट्रेन में जितना ज्यादा मास आदमी चढ़ता जाएगा, पैसेंजर जितना ज्यादा चढ़ेगा वो उतना कॉम्प्रेस होगा। ये एकदम तय है। अगर मान लो पैसेंजर की संख्या 60 है तो कॉम्प्रेशन 60 यूनिट का है। तो अगर पैसेंजर 10 यूनिट चढ़ गया किसी स्टेशन में तो बेटा पक्का वो 10 यूनिट बढ़ेगा। समझ रहा? बस उसमें क्या होता है, उसमें जो चेंज होता है इतना कम होता है कि आपको पता नहीं चलता है। क्लियर? समझ में अब आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। चेंज वहां भी होता है लेकिन वहां पता नहीं चलता है। तो अब सवाल है कि सर ये फॉर्मूला तो हर स्प्रिंग के लिए वैलिड है, तो मैं किसी खास स्प्रिंग के लिए कैसे बात करूंगा? तो हम स्प्रिंग को कैसे पहचानेंगे कि ये वाला स्प्रिंग है या ये वाला या एरोप्लेन वाला? तो स्प्रिंग को पहचाना जाता है उसके के से। ठीक है? ये कांस्टेंट जो आता है ना,
ये कांस्टेंट के वही स्प्रिंग को एक आइडेंटिटी दिलाती है। वही बताता है कि तुम ट्रेन वाले स्प्रिंग हो, वही बताता है कि तुम एरोप्लेन वाले स्प्रिंग हो, वही बताता है कि तुम पेन वाले स्प्रिंग हो। तो जिस तरह से आपका नाम है फलाना ढेकाना, आपकी एक आइडेंटिटी है, ये के क्या करता है, उस स्प्रिंग के टाइप की आइडेंटिटी को बताता है। समझ में आ गया? पूरा फील आ गया होगा मैं कह रहा हूं। तो ये स्प्रिंग किस मामले में अलग है? के मामले में अलग है। इसका के अलग है, इसका के अलग है। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ लोग कहते हैं, मैं इसको बड़े प्यार से स्टिफनेस फैक्टर कहता हूं। अब समझ में आया? अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, सर ये के कैसे पता चलेगा? लॉजिक से सोचो। तो अगर आपको इस के का आइडेंटिटी निकालना है, तो अगर आपको किसी का नाम जानना है तो क्या करते? पूछ लेते, भैया नाम बताओ। या तो पूछ नहीं सकते ना, भाई तुम अपना के बताओ, ये नहीं बताएगा, है ना। ये हैरी पॉटर वाला स्प्रिंग थोड़ी है कि ये बेटा के बताने लगेगा। समझो, ये कोई भूतान स्प्रिंग है क्या कि के बताने लगे भैया मेरा के इतना? तो आपको इसको उगलवाना होगा, मारपीट करना होगा इसके साथ। तो अगर आपको किसी स्प्रिंग का के जानना है तो कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से जान सकते, कुछ नहीं करना है। एक बात बताइए, अगर आप एक बात बताइए, आप क्या क्या चीज इस एक्सप्रेशन में सॉल्व कर सकते हो? पहले ये समझो। तो आप फोर्स को तो मेजर कर ही सकते हो, अप्लाइड फोर्स लगा के देख लेंगे। आप एक्स को मेजर कर ही सकते हो, तो बता आप ये चीज मेजर कर सकते हो, ये चीज मेजर कर सकते हो, तो बता ये चीज कैसे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो कुछ नहीं करना होता। अगर मैं जानना चाहता हूं कि इस स्प्रिंग का के क्या है, तो मैं पहले क्या करूंगा? फील करो, मैं पहले क्या करने वाला हूं, मैं आपको एकदम लॉजिक से बताता हूं। रट्टा नहीं, अगले क्लास में मैं अरेंजमेंट भी रख दूंगा, तो आपको एक एक चीज देखो। मैं जानना चाहता हूं तो मैं पहले इस मास को मेजर कर लिया, मैंने इस मास को मेजर कर लिया और इसका लेंथ मेजर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें हैंग कर दूंगा और मैं अब चेक करूंगा कि इसका लेंथ कितना बढ़ गया। क्या फील आया? अब इसका जितना लेंथ बढ़ा तो उसमें एक्स निकाल लूंगा, बढ़ा हुआ लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ से एक्स निकल जाएगा। तो देखो, मैं मास मेजर करके एमजी पुट कर दूंगा, मैं मास मेजर करके यहाँ एमजी पुट कर दूंगा और मैं यहाँ एक्स मेजर करके पुट कर दूंगा। तो बता मैं के निकाल सकता हूं कि नहीं? अरे के निकाल सकता हूं कि नहीं? निकाल सकता हूं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द के? यहाँ पे के बेसिकली क्या है, ये भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे के बेसिकली क्या है ये भी समझो, तो मैं आपको थोड़ा और फील कराता हूं। सो डोंट टेक टेंशन, आराम से चीजों को समझिए। अब यहाँ पे के क्या है? कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक डेटा का सहारा लेता हूं। मान लीजिए कि जब एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ था 1 मीटर, एक स्प्रिंग था जिसका नेचुरल लेंथ था 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, बोलो क्या कि आप लोग गधेड़े हो। एक स्प्रिंग था जिसका नेचुरल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैंने यहां पे एक मास लटका दिया 1 kg का। ठीक है, जैसे ही मैंने मास 1 kg का लटकाया, इसका लेंथ हो गया 101 सेंटीमीटर। इसका लेंथ कितना हो गया? 101 सेंटीमीटर, और ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो बताइए रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? पहले आप यही बता दीजिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि आपका बुद्धि जागा कि नहीं। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना है? फटाक से बताइए, कमेंट करके फटाक से बताइए। और जो लोग यूट्यूब में भी देखते हो वो लोग भी कमेंट करेंगे, आपको ऐसा फील आएगा कि आप क्लास में हो। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये लेंथ आएगा 10, समझ में आ रहा है? सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा 10, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो mg और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों बराबर है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और mg इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। क्लियर? mg के बराबर। तो आप यहां पे बराबर लिख सकते हो, हर बार नहीं, यहां पे तो मैं m के जगह 1 और g के जगह 10, तो मैंने लिखा रिस्टोरिंग फोर्स है 10 न्यूटन। तो जरा ध्यान से देखो, अब जरा सोचो, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू मैंने लिख दिया 10, मुझे k निकालना है स्प्रिंग का, कोई बात नहीं, मुझे x पता है। अच्छा बता x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 100 या 101? मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा? फटाक से बताओ, मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा, 100 या 101? तो मैं x की वैल्यू लिखूंगा 1, और याद रखना सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में k को ज्यादातर लोग लिखते हैं। तो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 0.01, दैट इज 0.01। तो देखो k की वैल्यू कितनी आएगी, 10/0.01, ये वैल्यू आती है 1000। अब कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, k की वैल्यू 1000 क्या बताती है? तो ये बताता है स्प्रिंग का स्टिफनेस फैक्टर। कुछ लोग बोलेंगे सर फील नहीं आया, अब मैं चलिए फील करके बताता हूं। आप यूनिट को देखोगे तो शायद आपको गेम समझ में आ जाता है। यूनिट को तो आपने देखा ही नहीं, फील करो। अगर आप यूनिट को चेक करो तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस एन बाद में फोर्स के जगह। अच्छा एक बात बताओ, के को तो के और देखो फोर्स बाई एक्स, कुछ फील आया? फोर्स का यूनिट क्या है? तो न्यूटन है। एक्स का यूनिट क्या है? तो मीटर है, न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ लोग समझ पाया? मतलब इस स्प्रिंग का
अगर 1 मीटर का चेंज लाना चाहते हो तो इस स्प्रिंग को 1000 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि 1 मीटर का चेंज आ जाए, अगर आप चाहते हो कि इस स्प्रिंग में 1 मीटर का चेंज ले आए, 1 मीटर का चेंज, डिफॉर्मेशन 1 मीटर का कर दें, तो इस स्प्रिंग में 1000 न्यूटन के फोर्स की जरूरत है। क्या ये बातें समझ में आया? क्या ये बातें समझ में आया? नहीं समझ में आया। जैसे मान लो अगर किसी ने लिखा के की वैल्यू है 10 न्यूटन पर मीटर, मतलब इस स्प्रिंग में अगर आप 1 मीटर चेंज करना चाहते हो तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? ये उस स्प्रिंग की आइडेंटिटी है। अगर मान लो किसी ने लिखा के की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? मतलब अगर आप उस स्प्रिंग में 1 मीटर का चेंज लाना चाहते हो तो 100 न्यूटन का फोर्स लगाइए, 1 मीटर का चेंज आ जाएगा। क्लियर? अगर आप चाहते हो के की वैल्यू है 1000 तो 1000 न्यूटन का फोर्स लगाइए, स्प्रिंग में 1 मीटर का चेंज आएगा। अब आप लॉजिकली बताओ किस स्प्रिंग को पहला, दूसरा या तीसरा, किस स्प्रिंग को खींच के एक्सटेंड करना ज्यादा आसान है? किस स्प्रिंग को खींच के एक्सटेंड करना ज्यादा आसान है? फटाक से बताइए। पहले वाले स्प्रिंग को। समझ में आया? पहले वाले स्प्रिंग को खींच करके ज्यादा आसान है, क्योंकि कम फोर्स में ये ज्यादा खिंचा रहा है, क्योंकि कम फोर्स में ये खिंचा जा रहा है। समझ में आ गया? तो जितने भी स्प्रिंग है वो इस बात पे डिपेंड होते हैं कि कितने फोर्स में वो खींचते हैं। जिन स्प्रिंग का के ज्यादा है मतलब उनको कंप्रेस करना और खींचना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनको कंप्रेस करने और खींचने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? और जिस स्प्रिंग का के कम है वैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करना और खींचना ज्यादा आसान है। क्या ये बात समझ में आए? अब आप लॉजिक से सोचिए कि बताइए एरोप्लेन में जो स्प्रिंग यूज होता होगा उसका के का वैल्यू कितना ज्यादा या कम होता होगा? लॉजिक से बताइए, एरोप्लेन में जो स्प्रिंग यूज होता है उसका के का वैल्यू ज्यादा या कम? तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। समझो, क्योंकि उसको पूरे एरोप्लेन के मास को बैलेंस करना है। अगर बेटा कम होगा तो पता चला स्प्रिंग में बैठ गया। क्या ये बात फील आ गया? तो एरोप्लेन में जो स्प्रिंग यूज होता है उसका के का वैल्यू ज्यादा है, मतलब बेटा उसमें खिंचाव और कंप्रेशन, समझ में आ रहा है, बहुत फोर्स लगेगा तब जाके दिखेगा। जैसे जो ट्रेन में होता है बताओ उसमें के की वैल्यू क्या होती है? कम या ज्यादा? लॉजिक से आप समझ, कम या ज्यादा? समझ गए? तो जिस समझ में आ रहा है, अरे जिस ट्रेन की जो वैल्यू होती है उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। क्या ये बातें समझ में आए? अब आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंग एक दूसरे से अलग कैसे है। तो अब मैं कैसे कहूंगा कि ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से अलग है? तो इनके के वैल्यूज को लेकर। क्लियर? तो ये स्प्रिंग का के ज्यादा है और इस स्प्रिंग का के कम है, मतलब इस स्प्रिंग को खींचना कंप्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन इस स्प्रिंग को खींचना और कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसको खींचना कंप्रेस करना तो और आसान नहीं है। इसका के बहुत हाई है, इसका के बहुत हाई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप घर में चेक करना। ये तो मेरे से खिंचा नहीं रहा है। मतलब अच्छा एक बात बता, क्या इसमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा? हो रहा है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो के क्या बताता है आप सबको फील आ गया? ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। के क्या बताता है आप सबको फील आ गया? तो के बताता है किसी स्प्रिंग को खींचना या कंप्रेस करने में कितना दिक्कत आने वाला है। अगर के की वैल्यू ज्यादा, हाँ बाइक के स्टैंड का स्प्रिंग, ठीक है, हाँ ये बाइक के स्टैंड का स्प्रिंग है, ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचो इसको जब हम खींच नहीं पा रहे तो ट्रेन वाला स्प्रिंग अगर कोई मुझे दे देगा, बेटा मैं खींच पाऊंगा? रहने दो। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं ये सही में खिंचा रहा है या नहीं? यस या नो? अगर मैंने फोर्स लगाया तो सही में खिंचा रहा है या नहीं? यस खिंचा रहा है, लेकिन इसकी एक्स इतनी कम है, इतनी कम है, इतनी कम है कि मुझे फील नहीं आ रहा। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो के का मतलब अब क्लियर हो गया। तो के बेसिकली बताता है कि किसी स्प्रिंग को खींचना आसान है या बहुत ही दिक्कत होने वाला है। क्लियर? सो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ के। अब आप जरा फील भी कर सकते हो इस के को, और भी फील कर सकते हो। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा और अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीजों को भी डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, एकदम धीरे धीरे स्प्रिंग के सीरीज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको और चीजें थोड़ा सा बताऊं तो शायद आपको ज्यादा मजा आए। ठीक है, थोड़ा सा एक और छोटा सा चीज बताता हूं, जरा फील करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स इज इक्वल टू तो के एक्स होता है। तो जरा सोचिए कि अगर आपने दो स्प्रिंग लिया, फील करना, अगर आपने दो स्प्रिंग लिया, दोनों में सेम मास लटका है, तो दोनों में सेम मास लटका है और ये ज्यादा खींच गया, ये थोड़ा कम खींचा, तो बताइए किस स्प्रिंग का के ज्यादा है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? किसका के ज्यादा है? लॉजिक से बताइए। पहले वाले का के ज्यादा है, मतलब इसको खींचना कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है। तो जरा फील कीजिए, अगर सेम फोर्स लगाया
और x जिसका जितना कम होगा उसका k उतना ज्यादा होगा। तो जिस स्प्रिंग को खींचने में और कंप्रेस करने में दिक्कत आ रहा है, मतलब जिसका x आसानी से नहीं चेंज आ रहा, जिसके x आसानी से आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यह बात है कि उसका k ज्यादा है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर स्प्रिंग की आइडेंटिटी उसकी k है। तो हर स्प्रिंग एक दूसरे से अलग कैसे, ये समझ में आया? k के कारण से अलग है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? यस। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें फील नहीं आ रहा। अरे इसमें भी हो रहा है। हो सकता है कि अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये 1 माइक्रोमीटर खींचा हो, और अगर फोर्स डबल कर देंगे तो ये 2 माइक्रोमीटर हुआ हो। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका वाला फील नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इतना छोटा चेंज है जो मेरे बस का बात थोड़ा डिटेक्ट करना मेरे लिए दिक्कत है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें चेंज तो फटाफट आ रहा है, तो बेटा मैं फील कर पा रहा हूं। यही अंतर है इन दोनों स्प्रिंग में। लेकिन याद रखना प्रोपोर्शनैलिटी को दोनों फॉलो करते हैं। क्या ये बात समझ में आए? तो देखो आज के बाद से आप अगर कई फॉर्मूला देखोगे तो फोर्स इज इक्वल टू kx। क्या ये बात सबको क्लियर होगी? अच्छा बताइए कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग या डिफॉर्मिंग? फटाक से बताइए ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग या डिफॉर्मिंग? फटाक से बताइए। तो रिस्टोरिंग फोर्स है। लेकिन कभी कभी आप इसको मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर मान सकते हो। क्लियर? अच्छा ये x अगर आपने कोई रेफरेंस ले लिया तो जरा ध्यान से देखिए, अगर x इधर की तरफ है, इस रेफरेंस में अगर x का डायरेक्शन इधर है तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट में होगा, इसलिए कुछ लोग माइनस लगाते हैं। तो रियल एक्सप्रेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा? माइनस kx। सो दिस इज द रियल एक्सप्रेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड बाय एनी स्प्रिंग। क्या ये बातें फील आ गई? तो रिस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली माइनस kx। क्लियर? ये x भी फील आ गया, ये k भी फील आ गया, और ये माइनस क्या बता रहा है समझ ही गए कि रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ना। अगर आप सोचो x की वैल्यू, मान लो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो देखो माइनस k, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू निगेटिव लोगे तो यहां पे आप क्या लिखोगे? माइनस k और निगेटिव, तो निगेटिव और निगेटिव क्या आएगा? फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो दिस माइनस साइन विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये माइनस साइन उस बात का ख्याल रख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन सही सलामत लगे। लेकिन एक चीज जरा ध्यान देना, ये x भी ध्यान देना कि किधर से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, इसको रेफरेंस मान के इधर से मेजर किया जा रहा है।